अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आज जो वीडियो लेकर आया हूँ दिस इज रिगार्डिंग पोस्टल वॉल्यूम 2 एंड दिस इज माई सेकेंड वीडियो इन द सीरीज ऑफ 1 to many MCQ। अब आज के वीडियो का अच्छी बात यह है कि आप मेरे चेहरे को थोड़ा साफ साफ देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने नया कैमरा लिया है। नया कैमरा मतलब एक वेब कैमरा लिया है विच इज़ ऑफ कोर्स चीप, वेरी चीप, बट उसकी वजह से ये है कि मेरा चेहरा आपको थोड़ा सा साफ दिखाई दे जाएगा। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग पोस्टल वॉल्यूम 2। रिगार्डिंग पोस्टल वॉल्यूम 2 वी विल डिस्कस अबाउट 50 क्वेश्चंस दैट आई हैव मेड ऑलरेडी। ये टेस्ट मैं पहले ही ले चुका हूं जिसकी 100 रिस्पॉन्सेज वी हैव रिकॉर्डेड, जिसमें एवरेज 100 में से 62 मार्क्स आए थे विच इज बिलो एवरेज फॉर श्योर। हाईएस्ट 96 भी आया था, लोएस्ट 22 भी आया था। सो व्हाट आई वांट टू से, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट वंस अगेन, मैं इस टेस्ट को दोबारा से बनाकर इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। आप प्लीज 20-25 मिनट लेके इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस इसमें कुछ पुराने होंगे, जो चेंज हो गए होंगे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इफ देयर इज एनी चेंज इन द आंसर्स आई विल बी पोस्टिंग द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि कई बार रूलिंग अपडेट वगैरह हो जाती है। बेसिकली जो क्वेश्चंस थे देयर वर टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस। ये वेरियस क्वेश्चंस थे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज भी मेरे पास लोगों के मौजूद हैं, लेकिन हम जरा समरी से ही पढ़ेंगे इसको। और समरी में मैं आपको जो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। 1 सेकेंड का मुझे समय दीजिएगा। ये तो स्कोर्स हैं। यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू होता है। How many circles are there? How many postal circles are there? Options were 23, 22, 21 और 20. Now we all know there are 23 postal circles. जिसको भी confusion है, if any one of you are having confusion regarding कि भाई नहीं सर इससे ज़्यादा सर्कल्स हैं या इससे कम सर्कल्स हैं, तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। आप सिंपली हमारी एनुअल रिपोर्ट में जाइएगा, सर्कल्स टाइप करिएगा। जैसे ही आप सर्कल टाइप करेंगे, द पोस्टल नेटवर्क ऑफ कंट्रीज डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्कल्स। एंड प्लीज रिमेंबर कि यहाँ क्लियरली दे रखा है, नीचे क्लियरली दे रखा है। मैं आपको ले जा रहा हूँ उस पर। दोबारा से सर्कल पे एंटर कर देते हैं हम लोग। 1 सेकेंड दीजिएगा। द पोस्टल सर्कल्स ये यहाँ पे ऐसे करके डिवाइडेड हैं। अपार्ट फ्रॉम 23 सर्कल देयर इज अ सेपरेट विंग कॉल्ड आर्मी पोस्टल सर्विस। सो प्लीज एंश्योर इन योर माइंड दैट देयर आर 23 plus 1 सर्कल्स एंड these 23 सर्कल्स आर नॉट इंक्लूसिव ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस। तो आर्मी पोस्टल सर्विस इज अ सेपरेट सर्कल और हमारा जो 23 पोस्टल सर्कल्स हैं दे आर सेपरेट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम इन 23 पोस्टल सर्कल्स के हेडक्वार्टर्स भी याद कर लीजिएगा। बड़े इजी होते हैं कि भाई दिल्ली का दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। इस तरीके से प्लीज एंश्योर कि आप वेरियस पोस्टल सर्कल्स के हेडक्वार्टर्स के बारे में जानते हैं। यू आर वेल वर्स्ड। दिस इज हाउ वी ट्रीट 1 to many. So we are discussing only the first question, that is how many postal circles are there, but we came to know that there are 23 plus 1 circle, army postal circle, which is of course headed by, यहाँ पे दे रखा होगा आर्मी, द APS designated, it is headed by एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ADG रैंक जो होते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस, जिनकी मेजर जनरल की रैंक होती है, मेजर जनरल के ऊपर होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर होते हैं जनरल। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेजर जनरल रैंक के ADG जो हैं हेड करते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस को। तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परसेंट ऑफ द रैंक्स ऑफ द APS आर ड्रॉन फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड रिमेनिंग पर्सनल आर रिक्रूटेड बाय द आर्मी। तो देखिए 100 लोगों में से 84 ने इसका सही आंसर दिया। हाउएवर मैं इसको आप सब लोगों को पढ़ा चुका था, उसके बाद ही टेस्ट लिया था। ये कह रहे हैं कि आर्मी पोस्टल सर्विस में रिक्रूटमेंट जो होता है उसका ना 75% पार्ट जो है दिस इज फ्रॉम वेयर, दिस इज फ्रॉम दी पोस्टल साइड। ये चीज हमारी एनुअल रिपोर्ट में भी देखी है। नियरली 75% अदर रैंक्स ऑफ आर्मी आर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड रिमेनिंग पर्सनल रिक्रूटेड बाय आर्मी। ये पोस्टल वॉल्यूम 2 में भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी हमको क्लियर कट दिया गया है। सो ये 75% इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको रिमेंबर रखिएगा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से हमारे डिपार्टमेंट को कितने विंग्स में डिवाइड किया गया है, ये आंसर पोस्टल वॉल्यूम 2 में दिया गया है। 66 लोगों ने इसको सही दिया, 34 लोगों ने इसको इनकरेक्ट भी दिया। द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स देयर आर 3 विंग्स। कोई मुझे बताना चाहेगा कौन कौन सी 3 विंग्स हैं? कैन यू प्लीज एलॉबरेट देम टू मी एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव। जैसे कल के सेशन में आप सब लोग बड़े इंटरेक्टिव थे ना, सो दैट वी कैन मेक 1 to many क्वेश्चंस। वैसे ही आप इंटरेक्टिव रहिएगा, जो गलत हो मुझे बताइएगा। बट देयर आर ओनली 3 विंग्स। कैन एनीवन टेल मी कि वो 3 विंग्स कौन सी है? प्लीज स्टार्ट टाइपिंग हाउ मेनी विंग्स आर देयर। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रहिएगा। और मिलके इसका PDF चाहिए होगा, मैं डेफिनेटली आपसे शेयर कर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम मेकिंग अ न्यू लिंक
जिसमें आपको एग्जाम देना है। ओके, सो 3 विंग्स की हम बात कर रहे थे। पोस्टल वॉल्यूम 2 में जाएं, सिंपली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड को मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ क्लियर कट लिखा है, देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट विंग्स विद पोस्टल ऑपरेशंस, सिविल विंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो F&A, सिविल विंग और पोस्टल ऑपरेशन, 3 हिस्सों में हमारी जो डिपार्टमेंट है उसको इन्होंने बांटा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस से। हालांकि आप जानते हैं पार्सल डायरेक्टेड भी शुरू हो गया है, इंश्योरेंस को भी हम धीमे धीमे अलग कर रहे हैं, बट पोस्टल ऑपरेशंस जो हैं वो एक तरफ हैं, सिविल विंग एक तरफ है, फाइनेंस एंड अकाउंट हम जानते हैं हमारी एक और विंग है। सो एज पर दिस पर्टिकुलर पोस्टल वॉल्यूम 2 देयर आर ओनली 3 विंग्स। वो विंग कौन सी है, ये नाम मैंने आपको इसलिए बताया, देयर मे बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस विंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उसके अंदर आपको कुछ भी ये पूछ के दे सकते हैं। तो जरा ध्यान रखिए कि हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यही वाली चीज़ें जो हैं कही गई हैं। हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है, यहाँ मेंबर्स के बारे में भी शायद कुछ कम ही इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की गई है, बट मैं आगे एक चीज़ देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, एनुअल रिपोर्ट जो है यहीं से बनता है। यहाँ पे भी जब हम देख लेते हैं विंग्स की बात कर रहे हैं, तो विंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, विंग की बात कर लेते हैं। पोस्ट एंड फाइनेंस विंग, तो ये दिया गया है इंटर फाइनेंस विंग, सेपरेट विंग है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई थिंक वही वाली विंग्स जो हैं हमको वहाँ पे दी हुई है। हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड भी डाल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए 23 सर्कल्स में बांटा है, तो वही वाली बात है भाई, एज पर पोस्टल वॉल्यूम 2 इट इज द राइट आंसर। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द डीजी पोस्ट, पोस्टल सर्विस बोर्ड, हेड ऑफ द सर्किल एंड अदर ऑफिसर्स जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये कौन से वॉल्यूम में दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड प्लीज एंश्योर कि इसका आंसर पोस्टल वॉल्यूम 8 नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स को पोस्टल वॉल्यूम 3 के अंदर दिया गया, और ये बात साफ साफ जो है ना वो हमारे इस वाले जो पोस्टल वॉल्यूम 2 उसमें लिखा है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ डीजी पोस्ट वगैरह वगैरह आर सेट आउट इन पोस्टल वॉल्यूम 3 एंड इन द शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर डिपार्ट डीजी पोस्ट वगैरह जो हैं ये पोस्टल वॉल्यूम 3 में सेट आउट की गई हैं, एंड शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में उनकी लिमिट्स वगैरह जो हैं उनको डिफाइन कर दिया गया है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना है, पोस्टल वॉल्यूम 3 में है ये, ना कि पोस्टल वॉल्यूम 8 में है। नो कंफ्यूजन्स एट ऑल, प्लीज मेक श्योर। पीएसडी, पोस्टल स्टोर्स डिपो जो है वो किसके कंट्रोल में होते हैं? हेड ऑफ द सर्कल्स के होते हैं। हियर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पोस्टल पीएसडी सीएसडी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको एक बार फटाफट से हम देख लें। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता था, हालांकि मैंने एनुअल रिपोर्ट के टाइम पे आपको दिखाया हुआ है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है हमारी एनुअल रिपोर्ट में। एक सेकंड जस्ट बने रहिएगा मेरे साथ, मैंने निकाल के तो रखा था। ये जो पीएसडी और सीएसडी है ना उनका मर्जर वगैरह हुआ है। नाउ सीएसडी, देयर इज ओनली 1 सीएसडी, देयर आर 26 पीएसडीज, सो 1 and 26 सर्कल स्टाम्प डिपो एक ही रह गया है, और पोस्टल स्टोर डिपो जो है वो 26 आर नाउ अवेलेबल। सर्किल रीजन वगैरह प्लीज आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 6 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक रकनपा भी है हमारे पास, यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कंपाइल करेंगे, ये मुझको पूरा विश्वास है। तो पोस्टल वॉल्यूम 2 का ये वाला जो पार्ट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ध्यान रखिएगा कि इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर जो है वो छुपा हुआ है इस एक क्वेश्चन के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग, जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट अलाउड। देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस जो है वो अलाउड नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट अलाउड। हम कहीं आगे बढ़ गए, जरा हम यहां से पढ़ते हैं। पोस्टल फॉर्म्स आर प्रिंटेड मेनली एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, इट इज ट्रू। सम फॉर्म्स आर अरेंज्ड टू बी प्रिंटेड बाय एचओसी लोकली थ्रू प्राइवेट प्रिंटर्स, इट इज ट्रू। कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल्स इज इन मुंबई, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कहां दिए हैं? पोस्टल वॉल्यूम 2 के अंदर दिए हुए हैं, और ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन है। वेयर इज द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल इज सिचुएटेड? मुंबई। वन मोर क्वेश्चन, फॉरेन कस्टमर्स को फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट कौन ऑफर करता है? जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए। विच इज द नोडल ऑफिस फॉर ऑफरिंग फॉरेन फिलैटेलिक डिपॉजिट अकाउंट?
क्विकली, कैन यू टेल मी? फटाफट मीन्स क्विकली फॉर साउथ इंडियन फ्रेंड्स, फटाफट मीन्स क्विकली। तो यस, जो फॉरेन मेल्स, जो फॉरेन कस्टमर्स हैं जिनको फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट चाहिए, उनका भी मुंबई जीपीओ नोडल ऑफिस है। पीडी अकाउंट का मिनिमम होता है 1000 रुपीज फॉर फॉरेनर्स एंड 200 रुपीज फॉर हमारे रेसिडेंट पर्सन जो इंडियन होते हैं। पोस्टल फॉर्म्स यहाँ प्रिंटेड होते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है, इसके बारे में आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सम फॉर्म्स आर अरेंज टू बी प्रिंटेड बाय एचओसी, तो इसकी लिमिट जो है वो कहां दे रखे? शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में लिमिट दे रखे। पिछले वाले पेपर में सवाल आया था दैट व्हाट इज द लिमिट जिसके थ्रू हमारे हेड ऑफ द सर्किल जो होते हैं ना, वो प्राइवेट प्रिंटर से प्रिंट करा सकते हैं। कितनी लिमिट है अमाउंट में? जरा आप मुझको अभी लिख के बताएंगे या ढूंढ के बताएंगे? तो आई वांट दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट अलाउड। देखिए रिप्रेजेंटेशन, पिटीशन वगैरह पोस्टल वॉल्यूम 2 का वीडियो देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी उसके अंदर कंपाइल कर चुका हूं। जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट अलाउड, बिल्कुल ट्रू है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या किसी भी डिपार्टमेंट में यू कैन नॉट जॉइंटली रिप्रेजेंट, इट अट्रैक्ट्स डिसिप्लिनरी एक्शन। आप जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम आई विल रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम दोनों की प्रॉब्लम सेम है, तब भी वी कैन नॉट जॉइंटली रिप्रेजेंट। आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अराउंड जॉइंटली, ये जो है गलत लिखा हुआ है। आइडेंटिकल भी अगर मेरी और आपकी सेम प्रॉब्लम है तो भी हम उसे जॉइंटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑल पिटिशंस मस्ट एंड विद स्पेसिफिक प्रेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटीशन जो है, जितनी भी हम पिटीशन डालते हैं, उसकी खासियत ये है, उसकी यूएसपी ये है, इट मस्ट एंड विद अ स्पेसिफिक प्रेयर। प्लीज इन वर्ड्स को याद रखिएगा, स्पेसिफिक प्रेयर, joint representation, identical representation also cannot be jointly served and petitions must always be submitted through proper channel। बिल्कुल सही बात है, आपको जो भी पिटीशन रिप्रेजेंटेशन करना है आप उसको हमेशा प्रॉपर चैनल के थ्रू ही डालेंगे। 82 लोगों का सही भी हुआ था, इजी भी था। ध्यान रखिए आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको और मुझको दोनों को प्रॉब्लम है, पंखा खराब है, हम जॉइंटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपको और मुझको दोनों को प्रॉब्लम है कि ऑफिस में ये सुविधा मिलनी चाहिए, नो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट जॉइंटली। अब देख लेते हैं, पिटिशंस अंडर द CCS रूल्स एंड डिसिप्लिनरी केसेस हैव टू बी एड्रेस्ड आफ्टर द अपेलेट अथॉरिटी स्टेज टू द हेड ऑफ द सर्किल और वेयर हेड ऑफ द सर्किल इज द, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, हेड ऑफ द सर्किल और मेंबर पी। ये ध्यान रखिए कि petition under CCS rule and disciplinary cases have to be addressed after appellate authority stage। जब appellate authority की स्टेज पार हो गई है तो आप head of the circle या फिर member P को करेंगे where head of the circle is appellate authority। देखिए क्या कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक CCA का डिसिप्लिनरी केस चल रहा था। यहां पे हम फटाफट एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं। CCA में रूल नंबर 14 होता है, रूल नंबर 16 होता है, रूल नंबर 11 होता है। आर यू गाइस क्लियर अबाउट इट? रूल नंबर 11 ऑफ CCA में क्या दिया हुआ है, फटाफट से लिख दीजिए क्विकली। कैन यू टाइप विद मी, प्लीज बी इंटरेक्टिव। CCA रूल नंबर 11 के अंदर क्या दिया हुआ है, कैन यू प्लीज टाइप? CCA रूल नंबर 11 के अंदर क्या दिया हुआ है? पेनल्टीज दी हुई है, राइट? हाउ मेनी पेनल्टीज आर देयर, हाउ मेनी मेजर पेनल्टीज आर देयर, हाउ मेनी माइनर पेनल्टीज आर देयर? यू शुड बी क्लियर अबाउट रूल 11। रूल 14 इज मेजर चार्जशीट, रूल 16 इज माइनर चार्जशीट। रूल नंबर 11 के अंदर देयर आर 9 पेनल्टीज, 4 माइनर 5 मेजर। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट या मैंने उल्टा बोल दिया? आप चेक कर लीजिए एक बार। रूल नंबर 11 के अंदर जो पेनल्टीज दी हैं उसके 2 हिस्से हैं, हम दोनों उसको अच्छे से जानते हैं। 11 की माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टीज आपको पता होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपेलेट अथॉरिटी स्टेज पे हैं तो आप हेड ऑफ द सर्किल को, अपीलेट अथॉरिटी के बाद आप हेड ऑफ द सर्किल को ही पिटीशन दे सकते हैं। और जहां हेड ऑफ द सर्किल खुद ही अपीलेट अथॉरिटी थे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, डीजी को भेजेंगे, मेंबर पी को भेजेंगे, मेंबर पी को वो जाएगी, क्या जाएगी, पिटीशन जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से देखिए स्टेटमेंट्स में इसलिए डाल रहा हूं इस पहले पेपर में जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1 to many MCQs जो हैं वो मिल जाए।
The office by whom a petition is received for onward transmission should forward with documents it to the authority addressed. तो जरा देखना है, हमें इनकरेक्ट बताना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो भाई देखो 3 इज इनकरेक्ट, ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है पहला वाला भी। ए रिपोर्ट गिविंग अ फुल स्टेटमेंट ऑफ द केस इज मस्ट। An indefinite recommendation respect of prayer or prayers contained therein. If a petition or any of the documents accompanying or sent with it is in Indian language, an English translation of document should be supplied. तो कह रहे हैं कि जब भी हम कोई पिटीशन फॉरवर्ड करेंगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम जरूर दे दें। फुल स्टेटमेंट ऑफ केस देना मस्ट है, इट इज 100% मस्ट कि जब भी ऑनवर्ड भेजेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी डालेंगे हम उसके अंदर। ए रिपोर्ट गिविंग अ फुल स्टेटमेंट ऑफ द केस इज नॉट मस्ट, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये वाले दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। कहां पढ़ने को मिलेंगे? पोस्टल वॉल्यूम 2 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। नो पिटीशन लाइज टू अ हायर अथॉरिटी एक्सेप्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट लोअर अथॉरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप हायर अथॉरिटी को पिटीशन डालना चाहते हो तो आप तभी डाल सकते हो, यू कैन ओनली डू दिस व्हेन जो लोअर अथॉरिटी है उसने आपकी उसी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा रहे हो। बेसिकली आप पीएमजी साहब को लिखेंगे एसएसपी साहब की बात के अगेंस्ट, एसएसपी साहब को लिखेंगे आप डिप्टी साहब की बात के अगेंस्ट, यू विल राइट टू डिप्टी पोस्टमास्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट फॉर थिंग्स लाइक पोस्टमास्टर्स ने अगर कुछ ऑर्डर्स लिए हैं तो आपको हमेशा हायरार्की फॉलो करनी है। सिंपल सी बात इसके अंदर कही है, लगभग सभी लोगों ने सही भी लगाया है। 36, only 36 persons have given the right answer, यानी 74 लोगों ने गलत आंसर दिया है। The head of the circle or any other authority directly subordinate to DG is however may withhold a petition in following cases. पिटीशन विदहोल्ड करने का अधिकार किसी को नहीं है, बट इन केस में हेड ऑफ द सर्किल या फिर डीजी पोस्ट के डायरेक्टली सबऑर्डिनेट कोई व्यक्ति जो हैं पिटीशन को विदहोल्ड कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर, इंटरेस्ट ऑफ सर्विस और रिफ्यूजल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ स्टेशन एट द एक्सपेंस ऑफ ऑफिशियल कंटेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसफर के केस में पिटीशन विदहोल्ड कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिपार्टमेंट लर्नर अंडर ट्रेनिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर दे रखी हैं, इस केस में भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ वॉलेंट्री अनकंडीशनल रेजिग्नेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट बाय एन ऑफिस, ये एक ऐसा केस है जिसमें पिटीशन विदहोल्ड नहीं, इसमें भी कर सकते हैं। अनकंडीशनल रेजिग्नेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। In a case, a petition is legible or contains language which, in the opinion of head of circuit, any other directly subordinate to the director is respectful और प्रॉपर। भाई देखो यहाँ पे मैंने गेम खेला था पिछली बार, पिटीशन होल्ड करने के लिए कंडीशन ये है कि अगर लैंग्वेज इम्प्रॉपर और डिसरिस्पेक्टफुल है, ऐसे केस में पिटीशन होल्ड कर लिए जाते हैं। यहां मैंने इसको घुमा के रिस्पेक्टफुल और प्रॉपर कर दिया है, सो ऐसे केस में पिटीशन विद होल्ड करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल है विद होल्ड, आपको जरूरत नहीं है ना। मैं ध्यान रखिए, मैं थोड़ा ऊपर गलत बोल गया था। हम यहाँ पढ़ रहे हैं किस केस में विद होल्ड कर सकते हैं, तो इन तीनों टॉप के केस में तो कर सकते हैं और नीचे के केस में आप विद होल्ड नहीं कर सकते। जब रिस्पेक्टफुल है और प्रॉपर है तो क्यों विद होल्ड करेंगे? इन केस अ प्रीवियस पिटीशन हैज नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द डायरेक्टर एंड अ फ्रेश वन इज सबमिटेड डिस्क्लोजिंग न्यू फैक्ट्स, जब न्यू फैक्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल भी उसको विदहोल्ड करने की पावर नहीं है। आप जाइएगा पोस्टल वॉल्यूम 2 में, सारे कंडीशंस को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायद थोड़ा पीछे गड़बड़ हुआ मेरे बोलने में, आई एम करेक्टिंग इट। दिस इज अबाउट द हेड ऑफ द सर्किल मे विदहोल्ड द पिटीशन। किस केस में? ए, बी और सी के केस में बिल्कुल कर सकता है, डी और ई के केस में विदहोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हेड ऑफ द सर्किल और एनी अदर अथॉरिटी डायरेक्ट सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर जनरल विल फॉरवर्ड, ये ध्यान रखना है, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल अ लिस्ट ऑफ पिटीशन विदहेल्ड। जो भी पिटीशन विदहेल्ड करेंगे वो रूल नंबर 120 के अकॉर्डिंग क्वार्टरली एक स्टेटमेंट सबमिशन करेगा, हेड ऑफ द सर्किल करेगा। किसको? डीजी पोस्ट को करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन हमको फाइंड
करना है, कौन कौन से इनकरेक्ट है। तो भाई देखो 1, 3 और 5 जो हैं वो इनकरेक्ट है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पिटीशन डज नॉट इंक्लूड मेमोरियल लेटर एप्लीकेशन ऑफ नेचर ऑफ पिटीशन, बिल्कुल है इसके अंदर। 3 भी जो है वो भी आपका इनकरेक्ट है। मे बी विदहेल्ड इफ प्रॉपर लैंग्वेज, भी प्रॉपर लैंग्वेज होगा तो क्यों विदहेल्ड करेंगे, कंपाइल्ड विद इंस्ट्रक्शन होगा तो क्यों विदहेल्ड करेंगे। ऐसे ही पॉइंट नंबर 5, ए पिटीशन में बी आइदर इन मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप और इन प्रिंट, बिल्कुल मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप और प्रिंट में हो सकता है, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट वन इन रिस्पेक्ट ऑफ पिटीशन टू द प्रेसिडेंट। 1, पिटीशन डज नॉट इंक्लूड मेमोरियल्स। 3, मे बी विदहेल्ड, बिल्कुल ये इनकरेक्ट है, बिल्कुल विदहेल्ड नहीं कर सकते। एंड 5th, ए पिटीशन मे बी आइदर इन मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप इन प्रिंट। तो जरा हम आपको दिखाते हैं एक चीज, आप जाए पोस्टर वॉल्यूम यहाँ पे लिखे मैन्यूस्क्रिप्ट, हाँ यहाँ पढ़ लीजिए, मैन्यूस्क्रिप्ट एक जगह और दिया हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके मैन्यूस्क्रिप्ट, ये तो हम कहीं और ही पेज पहुँच गए। एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिटीशन, मैं जरा इसको एक बार आपके सामने कॉपी करके दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए आप लोगों का समझा। Ctrl+C दबाते हैं हम, यहाँ पे इधर आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए, मैं आई विल गेट बैक टू यू विद दिस इन द ग्रुप। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ इस बात को लेके, बट खैर यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि 1, 3 और 5 जो है वो इनकरेक्ट हैं। सो 5th में ये कह रहा है, जैसे 3rd में कह रहा है कि प्रॉपर लैंग्वेज होगी तो मे बी विदहेल्ड, प्रॉपर लैंग्वेज होगी तो बिल्कुल भी विदहेल्ड नहीं करना है। मैं अभी ये वाला जो 5th वाला पॉइंट है, 5th वाला पॉइंट है, उसके बारे में मैं आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन अ पिटीशन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टॉपिंग ऑफ स्पेशल पेंशन ग्रांटेड विद रिलैक्स रूल्स? द आंसर इज नो। तो अभी भी कोई भी अगर स्पेशल पेंशन आपको ग्रांट की गई है रिलैक्स रूल्स में, अगर उसको स्टॉप कर दिया जाता है किसी की वजह से, तो देयर इज नो पिटीशन दैट लाइज। आर कम्पिटेड टू सैंक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट। डीजी पोस्ट जो होते हैं वो कम्पिटेंट होते हैं किसी भी सिविल सूट को, यानी कोर्ट केस के बारे में जो होते हैं हमारे डीजी पोस्ट जो होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं। हेड ऑफ द सर्कल एक्सीडेंट केस में, मतलब इमरजेंसी केस के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं, बट अ प्रॉपर परमिशन हैज टू बी ऑब्टेन्ड इन राइटिंग फ्रॉम डीजी पोस्ट। सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, डीजी पोस्ट इज ओनली कम्पिटेंट टू सैंक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट और ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। When any employee of the department is personally sued in any civil code by parties claiming from him wages or money arising out of time in which he concerned only his official capacity and where he acted bona fide on behalf of government, he should not apply for the government as the party really interested to be brought on the record। ये false है भाई। जब उसने अपनी कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, तो ही शुड अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट एज द पार्टी। अगर उसका कोई पर्सनल केस होता तो गवर्नमेंट पार्टी नहीं बनती, बट हियर इट इज क्लियरली सेड that it is in his official capacity and he acted bona fide on behalf of the government। तो ऐसे केस में बिल्कुल 100% गवर्नमेंट को पार्टी बनाना जरूरी है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, इस वाले टेस्ट को मैं रिक्रिएट करके आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा और अपीयर करिएगा, बट केवल आपके पास कल तक का ही टाइम है, उसके बाद मैं उसके रिजल्ट जो है आप लोगों के लिए जारी कर दूंगा, इशू कर दूंगा। The requirement of Article 311 of the Constitution in regard to the penalties of dismissal, removal, reduction in rank should be kept in। तो भाई ये आर्टिकल 311 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब भी किसी पेनल्टी की बात करते हैं रिगार्डिंग डिसमिसल और रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, 311 of the Constitution should be kept in view। It provides that no person who is a member of civil service of the union and holds civil post under the union shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि जो आपकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, जिसने आपको अपॉइंट किया था, उससे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो है आपको किसी भी हाल में डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकती। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज मुझको रिप्लाई कर दीजिएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट आर्टिकल 311 याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 311 याद कर लीजिएगा, और अब ये भी याद कर लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी किसी भी हाल में आपको डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकती।
हाईवे रॉबरी केस कैसे होते हैं भाई, हमारे पोस्टल वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है हाईवे रॉबरी केस जो होते हैं कॉग्निजेबल होते हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे कॉग्निजेबल सर्च कर कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल, तो ये यहाँ पे दे रखे हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो यहाँ पे आप सर्च करके इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा कि भाई केसेस ऑफ हाईवे रॉबरी इज कॉग्निजेबल इन नेचर। ऑफिस वॉल्यूम 2 चैप्टर 1, ये मैं एक चीज़ में आपको कुछ दिखाना चाह रहा था मैं, पोस्टल वॉल्यूम 2, हाँ देयर आर 12 चैप्टर्स, फाइन वी आर गोइंग राइट, ठीक है। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आर नॉन कॉग्निजेबल, ये भी दे रखा है। तो ये चीजें आप बड़ा सिंपली याद कर लीजिएगा कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 20 में जितने भी ऑफेंसेस दे रखे हैं दे आर नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। तो ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं एडवांस में बता देता हूँ। ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन ए मस्ट नॉट बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द हेड ऑफ द सर्किल। तो भाई ध्यान रखिए, नॉन कॉग्निजेबल केस में एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस मस्ट नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। तो ये इसका सही आंसर है। नॉन कॉग्निजेबल केस में ना हेड ऑफ द सर्किल का प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है। कॉग्निजेबल केस जो होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाता है तो हमको हेड ऑफ द सर्किल की परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्डिनरी द लेटेस्ट डेट विच द मजिस्ट्रेट इज लाइकली टू फिक्स इंक्वायरिंग इनटू द ऑफेंसेस विल बी 14 डेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ केस। तो 14 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डिनरी लेटेस्ट डेट जो मजिस्ट्रेट फिक्स करता है किसके लिए, इंक्वायरी के लिए, वो 14 डेज होती है फ्रॉम द डेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन शुड रिमेंबर दैट दो देयर मे बी सेवरल केसेस अगेंस्ट द सेम एक्यूज पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस है। एक व्यक्ति के अगेंस्ट कई सारे केसेस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ही कैन एट वन ट्रायल बी चार्ज्ड विद 3 चार्जेस ओनली ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के अधिकतम 3 चार्जेस जो है अप्लाई हो सकते हैं। एंड चार्जेस कैन बी ट्राइड टुगेदर ओनली इफ द ऑफेंसेस वर कमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें 3 and 12 को किसी भी हाल में भूलना नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताइए, हैव यू रेड दिस पार्ट फ्रॉम द पोस्टल वॉल्यूम 2 एज येट? अगर नहीं पढ़ा है तो आई एम अश्योरिंग यू दीज 50 MCQs आर इनफ टू कवर पोस्टल वॉल्यूम 2 एंड इट कवर्स मैनी अदर पार्ट्स ऑल्सो। CCS CCA भी इसके आता है, हमारी एनुअल रिपोर्ट्स के भी कुछ पार्ट इसके अंदर आते हैं, पिटीशंस के बारे में भी आता है, पिटीशंस अपील्स। तो इसमें 5 सवाल तो जरूर आपसे पूछेगा। There are no objections to confidential communication between the superior and the medical advisor of subordinate. बिल्कुल गलत जवाब है ये। अगर आप कोई मेडिकल सबमिट करते हैं और आपके सुपीरियर एंड द मेडिकल एडवाइजर जो है उनके बीच में कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड, इट इज डिसएग्रीड। देयर हैज टू बी नो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर ओपन में होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस? भाई इस चीज के बारे में सुबह से बहस चल रही है, वर्ड की फाइल खोलना चाहूंगा, जरा बड़ा बड़ा लिखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को इमीडिएट रिलीफ कितना मिलता है, जरा बताएंगे। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को इमीडिएट रिलीफ कितना मिलेगा एज पर द लेटेस्ट अपडेट? Please type, please be interactive. What is the immediate relief to the departmental employee? Now very important thing, मैंने आपसे कहा है पोस्टल वॉल्यूम 2 आपको CCS CCA के साथ साथ देखिए इमीडिएट रिलीफ अकाउंट्स वाले पेपर 2 में भी ले आया। So there are many important things. डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को इमीडिएट रिलीफ मिलेगा एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड इट इज गिवन एट पेज नंबर 502 ऑफ द स्वामी हैंडबुक 25,000 रुपीज विच इज मैक्सिमम, दैट इज 2 months बेसिक पे, मैक्सिमम 20,000, मैक्सिमम 25,000। भाई ये चीज आप जरा याद कर लीजिए, ये है मेरा पहला पॉइंट। अब बात आती है भाई GDS को क्या मिलेगा? GDS को देखिए, डी को इमीडिएट रिलीफ है, ये GDS को मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। कितना मिलता है बता दीजिए जरा, GDS को फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ डेथ कितना मिलता है? तो प्लीज ध्यान रखिए, इन केस ऑफ डेथ GDS को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है 10,000 रुपीज। अब एक और चीज पढ़िए, DE को क्या दे रहा हूं मैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा हूं। DE को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मैं 10,000 दे रहा हूं। अब मैं दे रहा हूं GDS को फ्यूनरल एक्सपेंस दे रहा हूं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस दे रहा हूं GDS को, कितना दे रहा हूं?
5,000 दे रहा हूं। अब मैं दे रहा हूं डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को फ्यूनरल एक्सपेंसेस, कितने दे रहा हूं 25,000। मैं जरा इसको बड़े अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं आप सबको। सबसे पहले इमीडिएट रिलीफ क्या होता है? इमीडिएट रिलीफ इज रिकवरेबल फ्रॉम सैलरी। प्लीज एंश्योर, अपने माइंड में क्लियर कीजिए, यस इमीडिएट रिलीफ इज रिकवरेबल फ्रॉम सैलरी। तो डीई को 25,000 2 मंथ्स बेसिक पे तक इमीडिएट रिलीफ दिया जा सकता है। दिस इज द लेटेस्ट पोजीशन। व्हाट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डी? फाइनेंस, देखो इमीडिएट रिलीफ पूरा का पूरा सैलरी में से रिकवर हो जाएगा, बट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विल सब्सिडाइज अ सर्टेन अमाउंट। सो 10,000 इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो बोल रहे हैं ये 25,000 तो तुम्हारा ही था, डेथ हो गई इसीलिए तुम्हारी फैमिली को इमीडिएटली दे दिया। ये 10,000 सर्किल वेलफेयर फंड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट रिलीफ, इट इज रिकवरेबल फ्रॉम सैलरी, वेयर इज फाइनेंशियल असिस्टेंस इज द सब्सिडाइज्ड अमाउंट व्हिच इज सब्सिडाइज्ड फ्रॉम द सर्किल वेलफेयर फंड। जीडीएस को कोई भी इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता है, जीडीएस को फाइनेंशियल असिस्टेंस ही मिलता है 10,000 रुपीज का, जो जीडीएस वेलफेयर फंड से सब्सिडाइज होता है। और जीडीएस को फ्यूनरल एक्सपेंसेस और डीई को फ्यूनरल एक्सपेंसेस। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फ्यूनरल एक्सपेंसेस कब दिए जाते हैं? तो अंदर पोस्टल वॉल्यूम 2 में आ जाते हैं, बड़े अच्छे से हमें ये ही समझा देगा और मैं भी आपको बता दूंगा फ्यूनरल एक्सपेंसेस आखिर होते क्या हैं। incidental to the death of department employees in departmental premises or on duty outstation where their bodies cannot be attended by relative friends and should be debited to contingent grant। अब आप बात को ध्यान से समझ लीजिए, ये जो funeral expenses की बात कर रहे हैं ना, ये normal death के केस में नहीं मिलते हैं। These funeral expenses are granted in case of death during official service or on duty। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, छत गिर गई ऑफिस की, किसी की डेथ हो गई, एंड funeral expenses for DE is 25,000। it is given where? it is given in the financial powers of the HOC वाले जो हमारा शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर है उसमें दे रखा है। और GDS को funeral expenses 5,000 रुपीज है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अलग ही चीज है। ये कैसे भी डेथ हो जाएगी मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब इस कंडीशन में डेथ होगी, इस कंडीशन में। प्लीज रीड प्रॉपरली। फ्यूनरल एक्सपेंसेस आर बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, वेयर एज immediate relief and financial assistance are for general death. Financial assistance is actually the part which is reimbursed or which is subsidized. और जो हमारा immediate relief है, this is actually recovered from the salary. There is no immediate relief for GDS, there is only financial assistance. I hope कि आप सबको clear हुआ होगा। Am I clear to all of you? नहीं होगा तो मैं एक और वीडियो बनाने को तैयार हूं। बट गाइस, क्या आप लोगों को ये डिफरेंसेस समझ में आए? एंड इफ यू डिसएग्री विद इट, प्लीज आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। बट आई एम वेरी क्लियर, डीई को इमीडिएट रिलीफ 25,000, जीडीएस को फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी ये वापस नहीं करना है, सर्किल वेलफेयर फंड 10,000, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,000 ही है, जीडीएस के फ्यूनरल एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज है, डीई के फ्यूनरल एक्सपेंस 25,000 है। फ्यूनरल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जब ड्यूटी पे ही डेथ होती है। क्या मैंने जीडीएस के फाइनेंशियल असिस्टेंस को सही लिखा है? ये अमाउंट को ये एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। वैसे मैंने सही लिखा है ना तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस? जीडीएस के बारे में पूछ रहा है। 5,000 रुपीज इज द राइट आंसर, है ना। और फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो है ये ऑन ड्यूटी ही होते हैं। कंटेजियस और रिपल्सिव डिसीज ये रिपोर्ट करने होते हैं। देखो, अगर किसी हमारे एम्प्लॉय को कंटेजियस रिपल्सिव डिसीज होता है, इमीडिएट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए। फिडेलिटी बॉन्ड की वैलिडिटी 5 इयर्स थी, बट एज यू नो फिडेलिटी बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड है? दीज बॉन्ड्स वर यूज्ड टू बी सबमिटेड बाय द जीडीएस स्टाफ। कितने रुपए का होता था? 1 लाख रुपीज का होता था। इट इज नॉट डिसकंटिन्यूड। क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, पेपर में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जीडीएस फिडेलिटी बॉन्ड 1 लाख रुपए का, और आपके 5 साल की प्रिजर्वेशन पीरियड। कौन प्रिजर्व करता था? हेड पोस्ट ऑफिस इसको प्रिजर्व करता था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। तो देखिए इसमें 1, 4 और 5 जो है वो करेक्ट है। तो भैया जरा इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा, मुझको ये बिल्कुल टोटली मुझको जो है अनइम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आज का ये यूज में नहीं है। वो कह रहे भाई सिक्योरिटी देनी है, किसको देनी है? ट्रेजरर को। ऐसे हालांकि दी जाती है अभी भी। तो ये सब चीजें जो हैं, ये कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉन्ड देने से एग्जम्प्ट कर सकते हैं अगर 10 ईयर से ज्यादा की सर्विस हो गई है। देखो यहाँ एक अच्छा पॉइंट निकल रहा है, अगर 10 ईयर्स की ज्यादा सर्विस हो गई है, ये सब चीजें दे रखी है पोस्टल वॉल्यूम 2 में। बट ये इन अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। इसका पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द इनकरेक्ट वंस।
पॉइंट्स। ये मेरे टफ वाले सवाल आते हैं, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर नन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Security given by sub postmaster and postal assistant promoted to be deputy postmaster, assistant postmaster holds good on their promotion। कह रहे हैं भाई अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है तो बिल्कुल उसकी प्रीवियस वाली सिक्योरिटी जो है वो होल्ड गुड करती है। फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड कैन बी इन पोस्ट ऑफिस, इन सब कहते हैं। सिक्योरिटी मस्ट बी एग्जामिन्ड, हाँ ये तो मतलब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज फिडेलिटी बॉन्ड्स। Each year in the month of April, the officer in whose jurisdiction under whom the official who have furnished personnel are working will obtain from them a certificate from section in form SEC 39 to the effect that sureties are alive and solvent। वो कह रहा है कि अगर किसी ने कोई अपनी सिक्योरिटी दी है तो सिक्योरिटी 39 नंबर के फॉर्म में आपको क्या करना है, श्योरिटी लाइव एंड सॉल्वेंट है, इस बात का प्रमाण पत्र ले लेना है। अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, प्लीज़ ये आप लिंक खोल लीजिएगा। ACG 1, ACG 2, 3 ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखी है, मेरा नहीं है, ये PO ब्लॉगस्पॉट वालों का है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कंपाइल किया है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे जैसे MS26A ट्रायल कार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा ही जाता है। MS57, MS52 विलिस सॉर्टिंग लिस्ट, तो ये सब चीज़ें जो है IPO फॉर्म्स बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है यहाँ पे, एक बार इसको आप सब लोग देख लीजिएगा। Deposits of employees that remain unclaimed for 3 years after their refund becomes admissible, for instance after an employee leaves the department, are to be credited to government under the miscellaneous revenue। तो भाई कह रहे हैं अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके जो डिपॉजिट थे डिपार्टमेंट के साथ वो अनक्लेम्ड रहेंगे, कितने साल के लिए, 3 years के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा, रेवेन्यू में चार्ज कर दिया जाएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 years वाला आ सकता है अगर पोस्टल वॉल्यूम 2 की तरफ दिमाग लगाएंगे तो। कॉपी मशीन, टाइप राइटिंग मशीन्स टू बी एग्जामिन्ड मंथली बाय द हेड ऑफ द सर्कल, वेरी इररेलेवेंट, अब तो प्रिंटर वगैरह चलते हैं, ये कहाँ ही चलेगा। ऑफिसर्स आर आल्सो ऑथराइज्ड टू साइन वकालतनामा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाज वर्किंग एज सब डिविजन इंस्पेक्टर इन दी चंदौसी सब डिविजन एंड देयर वाज अ कोर्ट केस, एट दैट पॉइंट वकालतनामा वाज टू बी फाइल्ड एंड आई सेड मैं साइन कर देता हूँ। It is clear that only gazetted officers are authorized to sign वकालतनामा, only gazetted officers। very important question, 100% पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है। डिवीजन में जनरली डिविजनल हेड करते हैं या डिप्यूटी सब सुपरिटेंडेंट ही करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से मार्क कर लीजिएगा। आर्टिकल्स ऑफ स्टॉक सच एज प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये पिछले पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। The articles of stock such as plant and machinery, furniture and fixtures are classed as stores and consumable and perishable articles comes under the term डेड स्टॉक। भाई बिल्कुल ही गलत बात लिखी हुई है, ये हमने बिल्कुल गलत लिखी। इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे डेड स्टॉक, तो जरा पढ़ लीजिए। आर्टिकल्स ऑफ स्टॉक सच एज प्लांट मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्स्ड आर क्लासिफाइड एज डेड स्टॉक एंड कंज्यूमर एंड पेरिशेबल आर्टिकल्स कम्स अंडर द टर्म स्टोर। तो मैंने इस सवाल को आप लोगों के लिए उल्टा कर दिया है, प्लीज एंश्योर कि आपको क्लियर हो कि प्लांट एंड मशीनरी डेड है, एक जगह पड़ी है, एक ही जगह पड़ी रहती है जब तक आप उसको खुद ना हिलाएं। It is like a lash, so please remember this is reversed, so false is the right answer. A detailed record of all losses of stock stores should be maintained and an annual statement सबमिटेड टू दी ऑडिट ऑफिस। एनुअल स्टेटमेंट इसका बनता है, अनइंपॉर्टेंट है बट पढ़ लीजिए, पोस्टल वॉल्यूम 2 में दिया है। 4-5 सवाल और बचे, आप देख रहे हैं इतना सा कर्सर है। विद द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट कस्टडी इज ऑब्जर्व बोथ मस्ट बी प्रोवाइडेड विद 2 लॉक्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। भाई इसको ध्यान रखिएगा, मैंने FHB पढ़ाते समय भी बताया था ATR की ड्यूटीज में वी हैव टू लिंक लाइक दिस। जॉइंट कस्टडी मीन्स दैट देयर आर 2 सेपरेट लॉक्स, एक ही लॉक की सेम चाबी नहीं, देयर आर 2 सेपरेट लॉक्स और उन दोनों के पैटर्न भी अलग है, दोनों के पास अलग अलग कीज है। जॉइंट कस्टडी का मतलब ये होता है, ठीक है। प्लीज एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट जॉइंट कस्टडी इज। इट कैन नॉट बी कि भाई 2 कीज हो दोनों सेम हो, नहीं नहीं नहीं, 2 कीज हो और डिफरेंट पैटर्न्स की हो तो काम कैसे करेंगे वो, तो आपको 2 अलग अलग लॉक्स होने चाहिए जो डिफरेंट पैटर्न्स के हो, लॉक ही अलग होंगे दोनों। स्टॉक रजिस्टर ऑफ, देखिए पिछले पेपर में पूछा गया था, स्टॉक रजिस्टर फॉर्म ऑल वेराइटीज ऑफ फॉर्म शुड बी मेंटेन बाय द पोस्ट ऑफिस SK1B, और आप बाकी यहाँ पे आके भी
बहुत सारे फॉर्म नंबर्स जो दिए हुए हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, फॉर्म नंबर्स विच आर रेलिवेंट टू योर एग्जामिनेशन. गार्ड बुक मस्ट बी इंटेंडेड एवरी 3 years. गार्ड बुक जो होती है, गार्ड फाइल कहते हैं इसको हम, उसको हर 3 ईयर में इंडेंट करना जरूरी होता है पोस्टल वॉल्यूम 2 के अकॉर्डिंग. इमरजेंट इंडेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट. तो जरा यहाँ पे हम जैसे डालते हैं, देखो क्या है इमरजेंट इंडेंट. कह रहा है ऑफिसर इंचार्ज शुड प्रिपेयर indents on the depot in SK2 or General 18 for articles of stock required for the and principal terminal office of the same emergent word. देखो इसमें कहाँ दिया है ये. Indents for articles of stocks are considered emergent indents and there are no fixed date for their submission. They should be prepared as an articles are required but ordinary not more than one indent for the same office must be submitted in a month. इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इसको ट्रिप्लीकेट में प्रिपेयर किया जाता है. 277 नंबर का पैराग्राफ आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये मैंने आपको दिखाना चाहा था. इमरजेंट इंडेंट यहाँ पे दे रखे हैं. तो जो स्टॉक वाले सवाल आते हैं ना, वो यहां से आते हैं. इन केस ऑफ पब्लिक यूसेज फॉर्म्स मार्जिन ऑफ वेस्टेज कैन बी फिक्स्ड अप टू. पर जो पब्लिक यूसेज फॉर्म कौन से होते हैं अगर आपके पेपर में आ जाए, विड्रॉल फॉर्म, डिपॉजिट फॉर्म, एओएफ. प्लीज क्लियर कर लीजिए. SP1 इज नाउ एओएफ. एओएफ की फुल फॉर्म प्लीज जरा लिख देंगे, इंटरेक्टिव हो जाएंगे. एओएफ की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एओएफ? SB1 इज नाउ एओएफ एंड एओएफ इज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. तो पब्लिक यूज के फॉर्म है ना, उसके अंदर मार्जिन ऑफ वेस्टेज अप टू 15% है. अप टू 15% मार्जिन ऑफ वेस्टेज. तो यहां पे देख लेते हैं मार्जिन, ये देखिए मार्जिन अकाउंट ऑफ वेस्टेज अप टू 15% इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स यूज्ड बाय पब्लिक. एग्जांपल इनलैंड, मॉरन, ये देखा ना. और इसके अलावा कह रहा है, देखो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, अच्छा दे रखा है. द टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच फॉर्म शोन इन शेड्यूल विल बी नंबर्ड like this on account of wastage of 2% in case of departmental use only. भाई क्या कह रहा है, डिपार्टमेंटल यूज के फॉर्म 2% है, पब्लिक यूज के फॉर्म 15% है, और ऑफ 10% इन केस ऑफ दोज फॉर यूज बाय पब्लिक. देखो इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. डिपार्टमेंटल ऑफ यूज के जो फॉर्म है उनके लिए मार्जिन ऑफ वेस्टेज है 2%, यानी आप यूज करो तो 2% के साथ फाड़ा फूड़ू गड़बड़ हो सकती है. For public it is 10%, but head of the circle may increase it up to 15%. ठीक है, वैसे 10% है, सो मैक्सिमम कितना है 15%. ज्यादातर लोगों ने 10% इसलिए दिया है, बट मार्जिन ऑफ वेस्टेज कैन बी फिक्स्ड अप टू 15%. 10% तो फिक्स्ड है ही, हेड ऑफ द सर्कल इसको 15% तक बढ़ा सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. बफर स्टॉक एट पीएचडी 25% का बफर स्टॉक रहना चाहिए. और एक चीज को ध्यान रखिएगा, RICT डिवाइस जो है उनका बफर स्टॉक कितने % का होना चाहिए, जरा जल्दी से बता दीजिए सो दैट हम आगे बढ़ जाए. RICT डिवाइस जो होते हैं उनका बफर स्टॉक कितने % का होना चाहिए RICT डिवाइसेस का? द राइट आंसर इज 5%. बिल्कुल. ये ब्लू एयर मेल बैग शुड नॉट बी यूज फॉर सरफेस ट्रांसमिशन. बिल्कुल सही बात है भाई, एयर ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं. ब्लू एयर मेल बैग लिखा है ना, एयर मेल बैग क्लियर कट इसके अंदर लिखा हुआ है. ब्लैक एंड मेजेंटा स्टैम्प इंक विल बी सप्लाइड बाय, ये अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट इसमें ब्लू एयर मेल जो है ना ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. जूट अनप्रूफ कैनवास मेल बैग्स मस्ट बी यूज फॉर एयर ट्रांसमिशन. नो, ये नॉर्मल ट्रांसमिशन में, सरफेस ट्रांसमिशन में यूज करते हैं. एयर मेल बैग्स को शुड नॉट बी यूज इन सरफेस ट्रांसमिशन, ये केवल एयर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं. तो यही इंपॉर्टेंट है. The expression postage stamps does not include the impression of stamping machine authorized to be used in prepayment postage or other charges on postal articles or telegram. नहीं, बिल्कुल. अगर impression है जो कि authorized है तो बिल्कुल उसको क्या मानेंगे, postage stamp. ये कल वाले में भी हमने पढ़ा था एक बार, है ना. आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं शायद. द प्री पेमेंट बाय मीन्स ऑफ सर्विस स्टैम्प्स ऑफ प्राइवेट लेटर्स विच इज सर्टिफाइड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. नो, इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज अ डिपार्टमेंटल ऑफेंस जिसके लिए आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है. ये कह रहे हैं अगर कोई अधिकारी है सर्विस स्टैम्प को अपने पर्सनल यूज में ले लेगा, नो, इट इज नॉट अलाउड एंड इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस. डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा मुझे ये बताइए, क्या सर्विस स्टैम्प्स अभी भी इन यूज हैं? आर दे स्टिल देयर? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स. नाम लिख देंगे कोई फटाफट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स आर देयर? नाम लिख दीजिए फटाफट.
देयर इज डेफिनेटिव स्टैम्प, देयर इज कॉमेमोरेटिव। फिलेटली वाली को कॉमेमोरेटिव कहते हैं। एक और है माई स्टैम्प, ठीक है, वैसे बेसिक हो गया, माई स्टैम्प तो कॉमेमोरेटिव में ही आ गया। देयर इज डेफिनेटिव स्टैम्प, देयर इज कॉमेमोरेटिव स्टैम्प। प्राइवेट लेटर एक होती है सर्विस स्टैम्प, सर्विस स्टैम्प हैज बीन discontinued, it is no more in use. CRF stamp also discontinued. रेवेन्यू स्टैम्प हम कमीशन बेस पे आज भी बेचते हैं पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से। अनइम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल गलत हो गया था, हमको करेक्ट वंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगा, केवल देखिए वन इसमें गलत है। पोस्टेज स्टैम्प वेदर एडेसिव एम्बोस्ड इम्प्रेस प्रिंटेड व्हिच हैव बीन डिफेस्ड ऑब्लिटेड और मार्क्ड इस तरीके से करी गई है। अदरवाइज मैन बाई दी अथॉरिटी गवर्नमेंट सेपरेटिव पोस्ट कार्ड टर्न रिकॉग्नाइज पेमेंट ऑफ, बिल्कुल सही कह रहा है ना। वो ये कह रहा है कि कैंसल्ड स्टैम्प जो इस पर मोहर लग जाए, काट दी जाए, उसको क्या रिकॉग्नाइज करेंगे पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए? नहीं नहीं, हमें तो फ्रेश चाहिए होती है। वन गलत है, बाकी सारे के सारे जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एम्बोस्ड एनवलप्स होते हैं वेदर कट ओपन और नॉट मे बी यूज्ड फॉर रैपर्स ऑफ न्यूज़पेपर, ये ऐसा हमारे उसके अंदर दे रखा है। रजिस्ट्रेशन एनवलप्स मे नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, बिल्कुल सही है भाई। रजिस्ट्रेशन एनवलप केवल रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए नहीं है। तो आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना तो आपके 2 to 3 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे तैयार। मैं इसको बहुत टफ बनाने की कोशिश करता था, इसीलिए इतना डिटेल्ड करता था, बट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एंड अगेन आई एम रीट्रेटिंग इट टू यू, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इफ यू आर लाइकिंग द क्वेश्चंस। अगर मैं आपको कोई हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज मुझे बताइए। इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस प्लीज मुझे बता दीजिएगा। एंड लास्टली इसको दोबारा से टेस्ट को एक्टिवेट करके इसका लिंक इस वीडियो में डाल रहा हूं मैं, आप लोग दोबारा से टेस्ट कल तक अपीयर कर लीजिए। द रिजर्व बैंक हैज ऑथराइज्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट ऑल इट्स ऑफिस टू इंपाउंड फॉर्ज करेंसी एंड बैंक नोट। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? फॉर्ज करेंसी और बैंक नोट्स के लिए। द हेड ऑफ द सर्किल मे ऐड क्वेश्चन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ IR, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जो IR होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेफिनेटली हेड ऑफ द सर्किल चेंज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरियस इंस्पेक्शन के डेज, जैसे ब्रांच ऑफिस का इंस्पेक्शन एक दिन में होता है, हेड ऑफिस का कितने दिन में होगा, सब ऑफिस में LSD वगैरह, वो जो लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, याद कर लीजिएगा। 100% इट विल बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट इज मेंटेन्ड इन ACG 43। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट मेंटेन इन ACG 43। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट्स की जो लिस्ट है ना, डिटेल्ड है, वो ACG 43 में मेंटेन की जाती है। ACG 44 में क्या मेंटेन किया जाता है, देखो हम यहाँ देख लेते हैं। ACG 44 दे रखा होगा हमको। ACG 44 is letter postage account, then ACG 45 is unpaid postage account, and then there is ACG 19 which is I think countersigned contingent bills, register of sanction establishment and countersigned contingent bill of RMS 1919 and 19B। तो ये आपको याद कर लेना। मेमो ऑफ ऑथराइज बैलेंसेज ACG 14 वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट केक क्वेश्चन, बार बार पूछी जा सकती है। HO समरी ACG 1, ट्रेजर कैश बुक ACG 2, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आप चाहो तो इसको भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए हैं हम लास्ट 2 क्वेश्चंस पे, बार बार बोल रहा हूं बट अब तो लास्ट 2 ही हैं। इंडेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन SK2, ये याद कर लीजिएगा। इंडेंट्स SK2 में किया जाता है। इमरजेंट इंडेंट्स मैंने आपको ऊपर अलग से बताया था। SK3, SK1, SK2P ये सब कहाँ दे रखे हैं, सिंपली इसमें जाइए और यहाँ पे SK-3 टाइप कर लीजिए। SK85 भी है, देखिए SK4 भी है, SK5 भी है, ये सब हमको एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना। तो यहाँ जाइएगा, ऐसे SK टाइप करिएगा और एंटर करके सारे SK पढ़ लीजिएगा। एन इंडेंट इन फॉर्म SK85 विल बी प्लेस्ड डायरेक्ट ऑन द सप्लाई मींस इन ऑल केसेस वेयर देयर इज नो वेरिएशन डिमांड। ये जो केसेस दे रखे हैं, तो ये वेरियस जितने भी SK है ना, इन सारे SK को आप छोड़िएगा मत। SK8 स्टेशनरी रजिस्टर वगैरह 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 इसके अंदर। SK11 every record clerk prepare regular indents on store department for articles of stationery। SK12 sorting case level, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Master schedule of forms will however be thoroughly reviewed after every 5 years and the changes made जो है मास्टर शेड्यूल विल बी सप्लाइड टू ईच ऑफिस। तो भाई मास्टर शेड्यूल ऑफ जो फॉर्म्स होगा, ये फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा ही सा ये मास्टर शेड्यूल ये है, यहाँ पे आपको दे रखा है। आपका जो मास्टर शेड्यूल है वो हर 5 इयर्स के पीरियड में आपको रिव्यू करना है। इसी के साथ पोस्टल वॉल्यूम 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आई अश्योर यू आई एम ओपनिंग अप दिस पर्टिकुलर टेस्ट येट अगेन। मैं इसकी एक और कॉपी बना के आप लोगों के लिए फिर से जो है लॉन्च कर रहा हूँ।
कल तक आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं उसका रिजल्ट आप लोगों को इस तरीके से इश्यू कर दूंगा। अभी तो हमने पढ़ा ही है। पोस्टल वॉल्यूम सेकंड कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी आए मुझे नहीं लगता। पोस्टल वॉल्यूम सेकंड को क्लोज करता हूं। फॉर्म नंबर्स वगैरह हमने आपको बताए हैं, पीओ टूल्स पे जाइएगा, फॉर्म नंबर्स वाला ये वाला पार्ट खोल लीजिएगा, इसको भी मैं क्लोज करता हूं। एनुअल रिपोर्ट से लिंक्ड था इसलिए खोला था, टेबल पढ़ लीजिएगा, इसको मैं क्लोज करता हूं। पोस्टल वॉल्यूम सेकंड गूगल फॉर्म में आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं इन पीडीएफ फॉर्मेट, एज वेल एज एक मैं नया टेस्ट भी ओपन कर रहा हूं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई विश you guys study hard and it is a good night for now. Take care guys, bye bye. लाइक जरूर करिएगा वीडियो को।